हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश की खबरें विस्तार से देखते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी उत्सव में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाली सभी बेटियों को 25,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी। इसके अलावा डॉक्टरी, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की पढ़ाई करने का खर्च सरकार उठाएगी। इस योजना का लाभ सरकारी कॉलेजेस के साथ साथ निजी कॉलेज की छात्राओं को भी मिलेगा। दुर्गा नवमी के अवसर पर आज भोपाल के मिंटो हॉल में लाडली लक्ष्मी उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सीएम शिवराज सिंह ने कन्या पूजन किया। सीएम शिवराज ने प्रदेश की 21,000 से ज्यादा बालिकाओं के खाते में 6 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। सीएम ने लाडली लक्ष्मी पोर्टल शुरू करने का निर्देश दिया, जिसमें लाडली लक्ष्मी की पूरी जानकारी होगी। कार्यक्रम में हरियाणा की आनंद मूर्ति गुरु मां विशेष रूप से शामिल हुई। प्रदेश की लगभग 40 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां और परिजन वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़े। सीएम शिवराज ने कहा कि लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना सिर्फ एक योजना मात्र नहीं है, बल्कि ये मेरा भाव है, संकल्प है। केवल योजना नहीं है, समाज की दृष्टि बदलने का प्रयास है कि बेटियां देवियां हैं। बेटियों के सम्मान और इज्जत के बिना, उनके सशक्तिकरण के बिना ये देश आगे नहीं बढ़ सकता, ये समाज आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे हमने तय किया कि 11वीं 12वीं में तो 6,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन बेटी अगर कॉलेज में एडमिशन लेंगी तो 25,000 रुपया और लाडली लक्ष्मी बेटियों को दिए जाएंगे। तो सरकार की महत्वाकांक्षी लाडली लक्ष्मी योजना, इसको लेकर आज बड़े ऐलान किए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। हमारे साथ में सुधीर से जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सुधीर, इस योजना में जो बड़े ऐलान हुए उसमें सभी बालिकाओं को शामिल करने की बात की गई। ये बड़े ऐलान क्या हैं, पहले से किस तरह अलग होंगे, किन किन छात्राओं को किस तरह का लाभ मिलेगा? देखिए, बिल्कुल बात करें अपनी तो महत्वाकांक्षी योजना थी शिवराज सरकार की, और जब मुख्यमंत्री बने थे शिवराज सिंह चौहान तो उस समय 2008 से पहले उन्होंने खुद ये योजना को अमली जामा पहनाया था और प्रदेश के अंदर बच्चियों को बोझ ना समझा जाए, इसको लेकर प्रदेश सरकार की नीयत थी कि किस तरीके से अगर बेटी शादी के लायक होती है तो 1 लाख रुपए उसके परिवार वालों को मिले, जिससे कि परिवार वालों को ना लगे कि बेटी बोझ होती है। और उस समय लाडली लक्ष्मी योजना का स्वरूप जो है सामने निकल कर आया था और मध्य प्रदेश के अंदर इसको शिवराज सरकार के फ्लैगशिप योजना में शुमार किया जाता है। 2008 के चुनाव की बात करें, 2013 के विधानसभा चुनाव की बात करें, इस योजना के भरोसे जो है 2 बार सत्ता पर आसीन हुए बीजेपी, और उसके बाद से इस योजना की पूरे देश भर में चर्चा हुई थी। और उसके बाद अब इस योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की जा रही है, यानी कि लाडली लक्ष्मी 2.0 की शुरुआत सरकार करने वाली है। और आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो प्रदेश के अंदर लगभग 40 लाख लाडली लक्ष्मी हितग्राही थी, उनके साथ सीधा संवाद किया था, उनके खाते में पैसे जमा किए थे। और दूसरे चरण की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने यह कहा कि अब तक इस योजना में 12वीं तक की पढ़ाई का जिम्मा प्रदेश सरकार के पास में हुआ करता था। जो हितग्राही थी उनके 12वीं तक की पढ़ाई प्रदेश सरकार निःशुल्क कराती थी सरकारी स्कूलों में। और इसके अलावा बात की जाए तो जो 18 साल उम्र पूरी, 21 साल उम्र पूरी करने पर शादी जब हो तो 1 लाख रुपए उनके परिवार के लोगों को शादी के लिए दिए जाते थे। और क्रम से अलग अलग जो मत्स्य राशि जो है वो लाडली लक्ष्मी के खातों में डाली जाती थी 6वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बीच में। पर लेकिन अब जो योजना का शुरू है वो उसको 12वीं क्लास से आगे बढ़ाया गया है। अगर कॉलेज में बिटिया एडमिशन लेती है, लाडली लक्ष्मी हितग्राही अगर कॉलेज के अंदर एडमिशन लेती है तो उसको 25,000 रुपए जमा किए जाएंगे। इसके अलावा एक और बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज किया कि प्रदेश के अंदर जो बिटिया जो जिनके माता पिता नहीं है, जो अनाथ है, उनको लाडली लक्ष्मी योजना के दायरे में लाया जाएगा और उनको इस योजना का लाभ मिले, इसके लिए प्रदेश सरकार कानून बनाएगी। लिहाजा महत्वाकांक्षी योजना, उस योजना के स्वरूप में अब और बढ़ोतरी प्रदेश सरकार करने वाली है। और आज एक बड़े आयोजन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना से जुड़े कई सारे बड़े ऐलान जो है हितग्राहियों को लेकर किए। पुनीत, चलिए, तो लगातार जिस योजना को लेकर सबसे ज्यादा प्रचार और बड़ी फ्लैगशिप योजना थी, इसमें उसका एक अगला चरण मुख्यमंत्री ने आज अनाउंस किया है और सभी कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं को इसके दायरे में लेकर आया गया है। शुक्रिया आपका सुधीर इस पूरी जानकारी के लिए। अब मध्य प्रदेश में उपचुनाव के दंगल की बात करेंगे।
मध्य प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में चुनाव प्रबंधन की बैठक हुई, जिसमें विजय संकल्प दिवस को लेकर केंद्रीय मंत्रियों के उपचुनाव वाले क्षेत्रों के दौरे और प्रचार कार्यक्रम की रणनीति बनाई गई। बीजेपी ने तय किया कि दशहरे के बाद मध्य प्रदेश से आने वाले केंद्रीय पदाधिकारियों और केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव मैदान में उतारकर प्रचार अभियान में गति दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, वीरेंद्र खटीक आम सभाएं करेंगे, रोड शो करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष लाल सिंह आर्य विजय संकल्प पर्व में शामिल होंगे। सीएम शिवराज सिंह रैगांव में और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा पृथ्वीपुर में विजय संकल्प पर्व में शामिल होंगे। इधर बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस नेताओं के दौरे पर तंज कसा। जो विजय संकल्प ध्वज है, दशहरे के अवसर पर मुख्यमंत्री जी सुहावल जाएंगे, जो रैगांव विधानसभा में आता है। माननीय अध्यक्ष जी पृथ्वीपुर में जाएंगे। बाकी जो नेता हैं हमारे केंद्र के और बाकी राज्य के, इनके सभी के कार्यक्रम की एक सूची अभी हम आपको दे देंगे। कि कमलनाथ जी तो एक दिन ही जाते हैं एक विधानसभा में। मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा समेत 3 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव प्रदेश बीजेपी की नई टीम के सामने पहले टेस्ट के तौर पर सामने। मिशन 2023 के पहले ये चुनाव नवनियुक्त पदाधिकारियों के लिए परफॉर्मेंस दिखाने का और सुधारने का एक अवसर है। दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अधिकतर मोर्चों और विभागों के टीम लीडर हाल ही में नियुक्त किए हैं और इसलिए इन नेताओं के लिए पहला चुनाव होगा। मुख्य रूप से मोर्चा अध्यक्ष और उनकी टीम के लिए एक परीक्षा की तरह बीजेपी ने 13 जनवरी 2021 को मोर्चा अध्यक्ष नियुक्त किए। इसके बाद मोर्चा अध्यक्षों ने 2 महीने पहले अपनी टीम बनाई। खासतौर पर प्रदेश महिला मोर्चा के अध्यक्ष माया नरोलिया, युवा मोर्चा अध्यक्ष वैभव पवार, किसान मोर्चा अध्यक्ष दर्शन सिंह, अनुसूचित जाति मोर्चा अध्यक्ष कैलाश जाटव, अनुसूचित जनजाति मोर्चा अध्यक्ष कल सिंह और अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष रफत बारसी के लिए परफॉर्मेंस दिखाना, खुद को सिद्ध करना एक बड़ी चुनौती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव हो उसको दमदारी से लड़ती है। पूरा हमारा संगठन, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी प्रत्येक जो कार्यकर्ता है उसके साथ चट्टान की तरह खड़े होकर चुनाव में उतरते हैं। जनता ये सवाल पूछ रही है कि महंगाई पे, पेट्रोल डीजल पे 50 रुपए था तब साइकिल चलाया करते थे, अब 100-110 हो गया है। तो हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से नीचे नहीं उतरा, तो पुरानी हो या नई हो, सारी टीम को हारना है। इस पर झूठ और फरेब की राजनीति जनता समझ चुकी है। विजयदशमी के बाद कांग्रेस भी पूरा जोर लगाएगी, चुनावी प्रचार अभियान को तेज करेगी। खुद पूर्व सीएम कमलनाथ अपने दौरे तेज करने वाले हैं। कमलनाथ 17 अक्टूबर को पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र के जयरौन में बूथ और मंडलम कमेटियों के साथ रणनीतिक बैठकें करेंगे। इसके अलावा एक सभा को संबोधित करेंगे। 18 अक्टूबर को खंडवा लोकसभा क्षेत्र के पुनासा में बूथ मंडलम कमेटियों के पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी, फिर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। 19 अक्टूबर को कमलनाथ रैगांव विधानसभा के पटपरनाथ धाम में दर्शन के बाद जनसभा करेंगे। 20 अक्टूबर को कमलनाथ खंडवा लोकसभा क्षेत्र के बागली और पंधाना में कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने विजय रथ पे निकली हुई है और जिस प्रकार से जनता का साथ समर्थन मिल रहा है, क्योंकि 15 महीने की जो कांग्रेस की सरकार थी कमलनाथ जी के नेतृत्व में, गरीब, किसान, मजदूर का जो भला हुआ, उन्हीं मुद्दों को लेके हम जा रहे हैं। हम उपचुनाव में भी उन्हीं मुद्दों को लेके जाएंगे और हमें भरोसा है कि जिस प्रकार से दमों के अंदर इन्हें सबक सिखाया था, वैसा ही सबक सारे चुनाव में और पूरी तरीके से 2023 में इनका सुपड़ा साफ जनता करे। देखिए, मुझे लगता है कमलनाथ जी तो मध्य प्रदेश का मैदान छोड़ ही चुके हैं। नज़ारा दें और चुनावी पर्यटन के माध्यम से वो कहीं कहीं उपस्थित हो जाते हैं। प्रदेश की जनता उनको नकार चुकी है, कांग्रेस के लोग उनको नकार चुके हैं। अब मुझे लगता है कि कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश से इस चुनाव में, उपचुनाव में भी जनता उनको अलविदा कहने वाली है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चंबल संभाग के टूरिज्म को प्रमोट करने का जिम्मा उठाया। सिंधिया के मुताबिक जोधपुर, जयपुर, उदयपुर की तर्ज पर ग्वालियर चंबल संभाग को टूरिज्म के मामले में प्रमोट करना होगा।
और इसी को लेकर ग्वालियर जिला प्रशासन और टूरिज्म के अधिकारियों के साथ सिंधिया ने एक बड़ी बैठक की, जिसमें 8 बिंदु पर ग्वालियर चंबल संभाग में टूरिज्म पर काम करने के लिए प्लान तैयार किया है। ग्वालियर चंबल संभाग के इतिहास, संस्कृति, संगीत की थीम पर बनेगा टूरिज्म सर्किट। इसमें एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, महाराज बाड़े पर ब्रांडिंग की जाएगी, साथ ही लोकल आर्ट पर भी फोकस होगा। तो लोकल टूरिज्म को भी हमको बढ़ावा देना चाहिए और मैं उनके साथ 100% सहमत हूं कि लोकल टूरिज्म को भी हम लोगों को आगे बढ़ाना है और प्रोत्साहित करना है, ताकि हमारा लोकल ग्वालियर शहर का पर्यटक भी बाहर जाके, ग्वालियर के अंदर ही जाके अनुभव करे ग्वालियर के इतिहास के बारे में। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने ग्वालियर में हजीरा स्थित सिविल अस्पताल में रियलिटी चेक किया। उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों से स्वास्थ्य सेवाओं और समस्याओं पर बातचीत की। दरअसल ग्वालियर चंबल अंचल में डेंगू के मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं, लिहाजा ग्वालियर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री क्षेत्रीय विधायक और ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के विधानसभा क्षेत्र में स्थित इस अस्पताल गए और हाल जाना। निरीक्षण किया है और ये सिविल अस्पताल है, व्यवस्थाएं इसमें हो रही हैं। आईसीयू का 20 बेड की सिक्योरिटी वो काम चल रहा है। बच्चों को जो वार्ड है उसमें भी बातचीत की, महिला वार्ड में, जनरल वार्ड में भी बातचीत की और भी जो आवश्यकताएं होंगी उसकी भी मरीजों को बेहतर इलाज मिल रहा है, मरीज भी संतुष्ट है। मध्य प्रदेश में खाद की कालाबाजारी के खिलाफ सरकार एक्शन में आ गई है। जगह जगह खाद की कालाबाजारी पर कार्रवाई की जा रही है। इंदौर में क्राइम ब्रांच और कृषि विभाग ने संयुक्त कार्रवाई कर चंदननगर इलाके में यूरिया खाद की बड़ी खेप पकड़ी। यूरिया का अवैध भंडारण हो रहा था, जिसका इस्तेमाल फर्म के संचालक लिक्विड सोप बनाने में कर रहे थे। इधर मुरैना की पूरसा में प्रशासन ने गोकुलपुरा इलाके में संचालित नकली खाद बनाने वाली फैक्ट्री पर दबिश दी। 125 बोरे नकली डीएपी खाद जब्त की गई। हालांकि कार्रवाई के दौरान गोदाम संचालक फरार हो गए। इसके पहले मुरैना के अंबा इलाके में खाद की कालाबाजारी कर रहे एक दुकानदार को किसानों ने पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। इधर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि खाद की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की जाएगी। स्टॉक करने की जरूरत नहीं है। खाद संकट पर विपक्ष के सवालों पर भी नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस सरकार में लक्ष्मण सिंह खाद की पर्ची काटते थे और उनके मंत्री रोड पर धरना देते थे। वहीं कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने आरोप लगाया कि सरकार ने यूरिया व्यापारियों को सौंप दिया है और कालाबाजारी करने में सरकार का खुला संरक्षण है। खाद की कालाबाजारी करता हुआ कोई भी मध्य प्रदेश में पकड़ा जाएगा तो उस पर रासुका की कार्रवाई करेंगे। दूसरा, किसान भाइयों से भी प्रार्थना है कि बिल्कुल भी चिंता न करें और न घबराएं। और गृह मंत्री किस पे रासुका लगाएंगे? रासुका जो माफियाओं पे लगना चाहिए, वो माफिया बीजेपी के संरक्षित और पालित पोषे लोग हैं। ये सिर्फ मुंह चलाते हैं, ना कि कोई कार्रवाई करते हैं। चलिए अब देखते हैं बिग न्यूज। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। क्रूज ड्रग्स मामले में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को 20 अक्टूबर तक जेल में ही रहना होगा। आज सेशंस कोर्ट ने जमानत याचिका पर लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा। एनसीबी ने आर्यन खान समेत अन्य आरोपियों को 2 अक्टूबर तक हिरासत में लिया था। इस समय आर्यन ऑर्थर रोड जेल में है। लखीमपुर की घटना को लेकर एसआईटी टीम की जांच अभी जारी है। एसआईटी टीम आज मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा, अंकित दास और मोहम्मद और शेखर को लेकर घटनास्थल पहुंची। इस दौरान टीम ने लखीमपुर की घटना का रिक्रिएशन कराया। राहुल गांधी ने पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ रहे दाम को लेकर फिर एक बार केंद्र पर निशाना साधा। कहा कि पुरानी लोक कथाओं में ऐसे लालची कुशासन की कहानी होती थी जो अंधाधुंध टैक्स वसूली करता था। पहले जनता दुखी हो जाती, लेकिन अंत में जनता उस कुशासन को खत्म करती। असलियत में भी ऐसा ही होगा। गोवा दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री ने राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। इसके बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश की सीमाओं पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, पुंछ में जब हमला हुआ तो पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक कर भारत ने दुनिया को बता दिया कि भारत की सीमाओं के साथ छेड़छाड़ करना इतना सरल नहीं है।
त्योहारों से पहले थोक महंगाई से थोड़ी सी राहत मिली है। सितंबर में थोक महंगाई दर अगस्त के मुकाबले कुछ कम हुई। थोक महंगाई सितंबर में 10.66% थी, जो अगस्त में 11.39 पर थी। वहीं सितंबर 2020 में थोक महंगाई 1.32% रही थी। और एक बड़ी खबर उज्जैन से, केमिकल टैंक में 2 मजदूर गिर गए, उनकी मृत्यु हो गई। इंडियन गैस प्लांट में सफाई करने के दौरान हादसा हुआ है। घटिया स्थित इंडियन गैस प्लांट की घटना है। मौके पर प्रशासनिक अफसर पहुंचे हैं। और इंद्रेश हमारे साथ जुड़ गए सहयोगी हमारे। इंद्रेश, बताएं क्या हुआ है वहां? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि उज्जैन के कुछ किलोमीटर दूर गैस प्लांट डला हुआ है, जहाँ पे इंडियन गैस एजेंसी जो है अपनी तरीके से गैस की टंकियों की रिफिल का काम करती है। और देखा गया है कि यहाँ पे ये जो टैंक जो जिसमें स्टोरेज करके रखा जाता है गैस को, उसकी सफाई के लिए बाहर से कई मजदूरों को बुलाया गया था और जिसकी सफाई का काम चल रहा था। आपको बता दें कि सफाई के दौरान जब यहाँ पे मजदूर आए तो उनको ये पता कि टैंक में गैस जरा सी भी नहीं है, लेकिन जब वो सफाई करने उतरे तो उसके बाद उनको एक बेहोशी जैसा एक महसूस होने लगा। उसके बाद वो गिर पड़े। उसके बाद जब दूसरा मजदूर उसको बचाने गया तो वो भी बेहोश होकर टैंक में गिर गया। और अंदर बताया जा रहा है कि ढेर सारा केमिकल है। चूंकि यहाँ पे एक सेंसिटिव इलाका है आग वगैरह इन सारी चीजों को लेके, तो यहाँ कैमरा और अन्य किसी भी चीज के कवरेज पर पाबंदी लगाई गई है। तो प्लांट के बाहर से ही सारी चीजें जो पता लगाई जा रही है और जिस तरीके से हमारे पास में अंदर से सूचना आ रही है, तो इससे ये स्थिति स्पष्ट हो रही है कि 2 मजदूरों की यहाँ पे टैंक की सफाई करने के दौरान मौत हो चुकी है। वहीं शवों को निकालने के लिए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से रेस्क्यू की टीम आई थी, जिसमें से रेस्क्यू के दौरान गैस की वजह से वो भी बेहोश हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। चलिए, तो एक हादसा जिसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई, कुछ घायल भी हुए हैं और अधिकारी पहुंचे हैं। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।